हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई हो रही है? उम्मीद करते हैं सभी लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो बिल्कुल बोला करो, ठीक है? तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना? और मैं हूं राकेश यादव, और हम सभी अब अपने माइंड को कंसंट्रेट करके इस बोर्ड पे कंप्लीट कंसंट्रेशन रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने की, ठीक है? वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, तभी तुमको ज्यादातर चीजें क्लियर हो पाएंगी। ओके ओके, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है थ्रू विच जिसके थ्रू विच current draws and reaches to the different electrical appliances। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह का क्लोज्ड पाथ है ना? कंडक्टर वायर के थ्रू ये सर्किट बनाया गया रहता है, जिसमें से करंट क्या करता है, ड्रॉ करता है और पहुंचता है कहां पर, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस तक। मतलब घर में टीवी, पंखा, कूलर है ना, तो उन सब में एक सर्किट रहता है, मतलब एक तरह का सर्किट वर्क करता है, मतलब वायरिंग की गई रहती है ना घरों के अंदर। तो एक तरह का सर्किट जिसके थ्रू जाकर के करंट हमारे डिफरेंट एप्लियंसेस तक, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस तक पहुंचता है, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या मौजूद होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट consists of इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से ये बना हुआ रहता है, ठीक है? सोर्स इसमें जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स में क्या हो सकता है? सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है, और या फिर एसी कोई सोर्स होगा, एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का कोई सोर्स होगा, है ना? घरों के अंदर अल्टरनेटिंग करंट का ही सोर्स रहता है, ठीक है? और भी इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स इसमें मौजूद रहता है, सेल, बैटरी या फिर एसी सोर्स। उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? उसके बाद इसमें एमीमीटर होता है, उसके बाद इसमें वोल्ट मीटर होता है, उसके बाद इसमें की रहता है, उसके बाद इसमें गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, ठीक है? वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसको हम रेस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है? तो ये एक्सेट्रा चीजें, ये सब सर्किट के अंदर देखी जा सकती हैं, ये सब सर्किट के अंदर पाई जा सकती हैं, ठीक है? अब इन सभी के सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस, एमीमीटर, वोल्टमीटर, की, गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट, है ना, एक्सेट्रा। इन सबके हम किसके बारे में बात करेंगे? इन सबके सिंबल के बारे में बात करेंगे कि आप इनको देख करके कैसे पहचान सकते हो, ठीक है? तो इतना अभी नोट कर लो फटाफट। ओके, रफ कर दे, ठीक है? तो सबके सिंबल लिखवाता हूं मैं, सबके सिंबल मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे आप, सबका सिंबल क्या क्या रहता है, और वो सिंबल देख करके आपको पहचानना है कि उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, ठीक है? सबसे पहले एमीमीटर, पहला है अपना एमीमीटर। एमीमीटर बेटा कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है? इसके बाद से गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर ऐसे रहता है, ये यहाँ पर जी बना हुआ रहता है, ये ऐसे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर कैसा होता है? तो वोल्ट मीटर में भी ऐसे V और ये पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? तो रेजिस्टेंस का सिंबल बेटा ऐसा है, दिस इज व्हाट द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके? उसके बाद हम बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस की, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा है? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के सिंबल दो हो सकते हैं, एक तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? या फिर दूसरा सिंबल ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है दूसरा सिंबल। दो तरह के सिंबल हो सकते हैं, एक ये और एक
ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करते हैं बात करते हैं की। तो की दो तरह से हो सकती है, एक तो क्लोज्ड की हो सकता है, क्लोज्ड की, और दूसरा हो सकता है ओपन की मतलब क्या है बेटा? की का मतलब है स्विच, की और स्विच, ठीक है, जिसको आप लोग डेली की भाषा में बोलते हो बटन, दैट इज वो स्विच। इसका सिंबल भी है, तो क्लोज्ड की का सिंबल देख लीजिए, क्लोज्ड की का सिंबल ऐसे रहता है, ठीक है, या फिर एक और इसका सिंबल है, और मैं लिख देता हूं, एक और इसका सिंबल है क्लोज्ड की का ऐसे करके। ये ओपन की का इस तरह से रहता है, ओपन की का ये सिंबल है, और इसको फिर से एक और सिंबल इसका होता है, दैट इज लाइक दैट। तो ये सब सिंबल्स हैं, ठीक है, एमीमीटर का सिंबल, गैल्वेनोमीटर का सिंबल, वोल्टमीटर का सिंबल, है ना, और ओपन की का, क्लोज्ड की का, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। उसके बाद बात करें एक दो और की, जैसे बल्ब है, सर्किट के अंदर बल्ब का क्या रहता है? तो बल्ब का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है, बल्ब कुछ इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। अटैच्ड वायर का किसी और तरह से है, जो वायर्स क्रॉस करते हैं एक दूसरे को उसका किसी और तरीके से है। तो ये सब क्या है? सिंबल्स हैं, ठीक है। और एक दो और सिंबल बताएं। बैटरी का जो सिंबल होता है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सबको पता है। बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से रहता है, बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से देते हैं हम, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी ही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सोर्स का पावर होता है। तो ये सभी सिंबल्स हैं, ठीक है, इनके नाम इधर दिए हुए हैं मैंने, ये इनके हैं सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने को मिलेंगे। इन सबका यूज होगा बहुत ज्यादा, तो इसको भी आप लोग जरूर नोट कर लें, जरूर इसका फोटो क्लिक कर लें, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया सभी लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सब बातें रही सिंबल की, डिफरेंट सिंबल्स मैंने आपको दिखाए। इन सिंबल्स को देखने के बाद से आपको पहचान लेना है कि रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, एमीमीटर का क्या है, वोल्ट मीटर का क्या है, एंड डिफरेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीमीटर का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एमीमीटर, एमीमीटर क्या काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। एमीमीटर की वर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो एमीमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। एमीमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एमीमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ये सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा होता है उस करंट को मेजर करता है। कौन मेजर करता है? एमीमीटर, एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये जो होता है वो हमेशा किस में कनेक्ट रहता है? सीरीज में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। एमीमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से कितना करंट जा रहा है उस करंट को मेजर करता है एमीमीटर। एंड आफ्टर दैट बात करते हैं हम वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस across the two points within a circuit। एक सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कौन? वोल्ट मीटर। देखो, मान लो कि ये एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां हमने एक वोल्ट मीटर अटैच किया। ये वोल्ट मीटर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये वोल्ट मीटर हमने अटैच किया। और ये अब वोल्ट मीटर क्या करेगा? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चार्ज जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है सर्किट के अंदर, विद इन अ सर्किट, सर्किट में चार्ज जब यहां से यहां पहुंचेगा तो यहां से यहां पहुंचने में चार्ज जो होगा उसके पोटेंशियल में कुछ लॉस होगा। मतलब यहां से यहां तक जाएगा तो उसका पोटेंशियल कुछ कम होगा, है ना, या फिर कुछ पोटेंशियल ज्यादा होगा। आइदर उसका पोटेंशियल यहां से यहां जाने में कम होगा या फिर यहां से यहां जाने में उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो ज्यादा हो रहा है ना, जो गैपिंग आ रही है, उस पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करता है कौन? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है अपने पास जो कि दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो एमीमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एंड आफ्टर दैट गैल्वेनोमीटर की बात करें
गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर का काम है, इट डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है उस इलेक्ट्रिक करंट को वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है। जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से उसको वो डिटेक्ट करता है। कौन डिटेक्ट करता है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो गिव्स, और क्या करता है? एंड ऑल्सो गिव्स डायरेक्शन, और एंड ऑल्सो टेल्स अस डायरेक्शन। और हमको क्या बताता है? ये डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ये भी हमको बताता है। तो जनरली गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है जो कि सर्किट से फ्लो कर रहा है, एंड टेल्स द डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बारे में बताता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। चलो इसको भी नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया? ठीक है। तो हमने एमीमीटर बताया, वोल्टमीटर बताया, गैल्वेनोमीटर बताया, तीनों के बारे में बता दिया कि तीनों क्या करते हैं। ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमीमीटर एंड द गैल्वेनोमीटर। एमीमीटर और गैल्वेनोमीटर की वर्किंग में मेन डिफरेंस क्या है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द एमीमीटर एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट कि एमीमीटर की एक्चुअल वर्किंग क्या है। तो एमीमीटर बेटा मेजर्स द करंट, ये करंट को मेजर करता है। मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, करंट मेजर करता है ये कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या करता है ये? मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से, ये काम है एमीमीटर का, बताना कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। हालांकि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम है कि ये इट डिटेक्ट्स, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है, ये सिर्फ ये बताता है, इट डिटेक्ट्स द करंट ओनली, करंट एंड डायरेक्शन। ये बताता है कि एक्चुअली करंट फ्लो भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, सर्किट से करंट जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मेन काम क्या है? ये बताना कि सर्किट से एक्चुअली करंट फ्लो भी कर रहा है या फिर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। ये मेन वर्किंग है किसकी? गैल्वेनोमीटर की। और ये डायरेक्शन भी बताता है हमको कि एक्चुअली डायरेक्शन है क्या। ठीक है। और इसको दूसरे टर्म्स में बोलोगे तुम तो इट टेल्स अस अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमको वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में बताता है कि सर्किट से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट नाम की चीज आती है। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट नाम की चीज आती है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तब तक करंट नाम की चीज होगी नहीं। तो गैल्वेनोमीटर ओरिजिनली डिटेक्ट कर लेता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनोमीटर एंड द एमीमीटर। एमीमीटर मेजर्स द करंट एंड गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट वेदर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और नॉट। इतना सबको क्लियर है? सबको समझ में आया कि एमीमीटर क्या करता है और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? एमीमीटर का मेन काम है करंट बताना कि कितना करंट फ्लो किया। गैल्वेनोमीटर का मेन काम है डिटेक्ट करना कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वेदर इट इज फ्लोइंग और नॉट। ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दैट गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, but ammeter can't detect the current or can't measures the very small amount of current। बहुत कम करंट जब सर्किट से फ्लो कर रहा होता है तो एमीमीटर उसको मेजर नहीं कर पाता, और एमीमीटर के अंदर जो नीडल होती है ना वो फ्लक्चुएट नहीं करती है। बट गैल्वेनोमीटर की नीडल जो होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और अगर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर सर्किट से फ्लो किए तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। मतलब एक्चुअली गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बताता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, it means that very small amount of current is passing through the circuit, and that small amount of current cannot be measured with the help of the ammeter। इतना क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया कि एमीमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है ना? नाउ आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ के हम पहुंचते हैं अब ओम्स लॉ पे। व्हाट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, एंड दिस इज व्हाट द बैकबोन ऑफ द चैप्टर। ये इस चैप्टर का बैकबोन है, ओम्स लॉ। Ohm's law was given by Sir George Simon Ohm।
ओम्स लॉ सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था इन द ईयर 1827, 1827 में। 1827 में एक साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ दिया था। ये ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं हम कि इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम, if all the physical conditions remaining same, then the current flowing through the circuit, will be directly proportional to the directly proportional to the potential difference applied across the terminals. If all the physical conditions remaining same, अगर सारी फिजिकल कंडीशन सेम रही तो जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से, वो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। और कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के अक्रॉस में अप्लाइड है। ये पूरी कहानी क्या कहती है कि देखो, अगर सारी फिजिकल कंडीशन सेम रही, सारी फिजिकल कंडीशन का मतलब है प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, वॉल प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मतलब सब कुछ लगभग जितनी फिजिकल कंडीशन जिसकी वजह से वेरिएशन आ सकता है ना, वो सब कुछ अगर सेम रहा, वो सारी चीजें अगर सेम रही, तो किसी सर्किट से जितना अमाउंट ऑफ हम जितना करंट फ्लो करा रहे हैं, सर्किट से जितना करंट फ्लो करा रहे हैं, वो करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस दैट कि अगर आप करंट बढ़ा देते हो सर्किट में, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। अगर आप करंट घटा देते हो तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी फिजिकल कंडीशंस जो होनी चाहिए ना, वो सेम होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो वैरी कर सकता है। करंट बढ़ाओ तो हो सकता है इट में पॉसिबल कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस घट जाए, और करंट को घटा दोगे तो हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए, इट में पॉसिबल। इसीलिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम, अगर सारी फिजिकल कंडीशन सेम रही तो किसी सर्किट से जो हम करंट फ्लो करा रहे हैं वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी सर्किट से जो हम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा रहे हैं वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा अगर करंट बढ़ेगा तो, और पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा अगर करंट घटेगा तो। इट मींस दैट कि V से हम किसको डिनोट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है, और यहां पर मिलेगा V इज इक्वल्स टू IR, V is equals to IR, and this is what we call Ohm's equation। ये Ohm's की इक्वेशन है। This is what we call Ohm's equation। V is equals to IR, where V is the what? Potential difference। जहां पर V क्या है? Potential difference है, and I क्या है? That is current। ये current है, and R क्या है? R is actually the proportionality constant, and which is called as resistance, जिसको हम क्या बोलते हैं? Resistance बोलते हैं। R is what called proportionality constant। भैया यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तभी तो R आया है, तो R एक तरह का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एंड ये जो R होता है तुम्हारा, इसको आप रेजिस्टेंस बोल के चलते हो। तो V is equals to IR, that is very important, very important। V is equals to IR। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, करंट घटेगा, अगर सारी कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस सेम है तो। ये है ओम्स का लॉ। और ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो V will be directly proportional to I, and if we remove the sign of directly proportionality, then we will have one proportionality constant which we are calling resistance, and the final equation that we will have will be
V is equals to IR and this equation will be called as the Ohm's equation. इसी को आप Ohm's equation कहते हो and the maximum numericals आपको इसी equation पे मिलने वाले हैं. इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं वो मोस्टली न्यूमेरिकल्स V is equals to IR पे ही मिलेंगे. क्लियर है? देख लो, अच्छे से देख लो एक बार. और इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. अगर सारे फिजिकल कंडीशन सेम रहे तो जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. फटाफट ले लीजिए. ले लिए सबने? आगे बढ़े. ठीक है, बात करते हैं रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं. फिर उसके बाद से ग्राफिकल बातें हैं. So we are going to discuss about resistance. कि what is called resistance? Resistance किसको कहते हैं? First of all you need to understand कि resistance का जो सिंबल होता है, सिंबल जो होता है रेजिस्टेंस का, that is ये होता है. ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है. This is what the symbol of the resistance. Sorry, ये नहीं है सिंबल बेटा, सिंबल ऐसा है. ठीक है, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम. ओम में रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है. रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम एंड ओम का जो सिंबल है वो है ये. दिस इज व्हाट द सिंबल ऑफ ओम. ओम का सिंबल है ये. रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं हम ओम में और ये सिंबल है तुम्हारा ओम का. ठीक है, अब रेजिस्टेंस है क्या? तो इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या है भाई? ये है एक प्रॉपर्टी मटेरियल की. किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी मटेरियल, उसकी एक ये प्रॉपर्टी है. इसका काम क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट करना. ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब है ये बैरियर की तरह काम करता है. जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, सिंपल हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, ये वायर है ना. तो इस वायर में बहुत छोटे छोटे एटम्स हैं ना, बहुत सारे एटम्स हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ एटम्स. ठीक है, अब तुमने इसको, इस वायर को तुमने कोई इलेक्ट्रिकल पावर से कनेक्ट, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जैसे बैटरी या सेल. तो बैटरी या सेल जब तुम इससे कनेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में इसको, इसके एटम्स जो होंगे उनको एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन जो एटम को एक्चुअली एनर्जी मिलेगी, मींस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ करके भाग जाएगा. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के भागेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ करके भागना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के भागता है तो यहाँ क्या बच जाता है? पॉजिटिव आयन बच जाता है. पॉजिटिव आयन, कैटायन बचेगा ना, पॉजिटिव आयन. जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा? पॉजिटिव आयन बचा, है ना. अब बहुत सारे पॉजिटिव आयन हो जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. तो अब ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो जाने नहीं देता, आगे की तरफ बढ़ने नहीं देता आसानी से. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको पॉजिटिव चार्ज आसानी से आगे की तरफ निकलने नहीं देता, आगे की तरफ बढ़ने नहीं देता है. और आगे की तरफ ना बढ़ने देने की वजह से एक तरह का बैरियर हो जाता है. वो प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी वायर की. किसी वायर से अगर तुम करंट पास कराओगे तो जेन्युइन सी बात है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अच्छे से फ्लो नहीं होने देता है. इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं निकल पाते हैं और इलेक्ट्रॉन अच्छे से ना निकल पाने की वजह से एक तरह का रुकावट आता है करंट के रास्ते में, और उस रुकावट को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ बैरियर इन द पाथ ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट. रेजिस्टेंस एक तरह का क्या है? बैरियर है. समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस एक तरह का बैरियर है जो कि किस में आता है? करंट के रास्ते में आता है. करंट को रोकने की कोशिश करता है, करंट को आगे की तरफ जाने नहीं देता. समझ में आ रहा है सबको कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक तरह का बैरियर है, एक तरह का बैरियर है जो चार्ज को फ्लो करने नहीं देता है. अच्छे से चार्ज फ्लो नहीं हो पाता. अगर चार्ज अच्छे से फ्लो हो जाए तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पहुंचेगा. जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि ये मैंने एक बैटरी ली है, एक बैटरी है हमारे पास एक ये, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां से करंट ऐसे ऐसे जा रहा है. अगर इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ना ऑफर हो
रेजिस्टेंस अगर ऑफर नहीं होता इस कंडक्टर में, अगर इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं ऑफर होता है तो उस कंडीशन में जितना चार्ज यहां से जा रहे हैं उतने ही चार्ज यहां पर पहुंचेंगे। मतलब जितना करंट जाना चाहिए बैटरी की वजह से, जितना करंट पहुंचना चाहिए, मान लो 15 एम्पियर का करंट पहुंचना चाहिए, तो 15 एम्पियर का करंट यहां से निकल करके यहां तक 15 एम्पियर का करंट नहीं पहुंच पाता, कुछ करंट रास्ते में लॉस हो जाता है, एंड दैट करंट इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी लॉस्ट इन द पाथ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर की जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, उसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, लॉस हो जाता है रास्ते में। तो रेजिस्टेंस एक तरह का बैरियर है, एक रुकावट है जो करंट को पास होने से क्या करता है, रोकता है, अच्छे से जाने नहीं देता। मतलब चार्ज को फ्लो करने से रोकता है, चार्ज को अच्छे से फ्लो नहीं होने देता, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाता। गॉट इट? चार्ज को अच्छे से फ्लो ना होने देना किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी, अगर उसमें से चार्ज फ्लो करेंगे तो पॉजिटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा तो फिर वो रोकेगा, और रोकेगा तो चार्ज अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो जो वो रुकावट है, जो वो बैरियर है, जो वो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो वायर खुद से ही ऑफर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में। दिस इज व्हाट ओम, ये ओम का सिंबल है, देख लो तुम लोग अच्छे से, ओम का ये सिंबल है। गॉट इट? रेजिस्टेंस हमेशा किसमें मेजर किया जाएगा, ओम में मेजर किया जाएगा, ओम में। ठीक है, अब अगर मैं तुमको V और I के बीच में ग्राफ बना के दिखाऊं, लुक, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट potential difference and the current which was given, the relation between potential difference and the current which was given by the Sir George Simon Ohm, तो मैं कहूं कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो बेटा x एक्सिस पे अगर मैं यहां पर कहता हूं ये V है, ये I है, करंट है, ये इधर करंट है, करंट इधर जा रहा है, और इधर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जब V बढ़ रहा है तो I बढ़ रहा है, तो V बढ़ेगा I बढ़ेगा, दोनों अगर बढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो V और I के बीच में हमेशा कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार V और I के बीच में ग्राफ जो आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, क्योंकि V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर है? ये ग्राफ तुम लोगों को क्लियर हो पा रहा है क्या? क्योंकि देखो जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा करंट घटेगा। मतलब ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आइदर इट कैन बी लाइक दैट, या तो वो ऐसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू जो होगी वो भी घट जाएगी, आई की वैल्यू घट जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो आई की वैल्यू जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर? सबको रफ कर दे रहा हूं, ये नोट कर लेना। ठीक है, ओके। अब ये इस तरह का जो ग्राफ बनता है ना, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बनता है V और I के बीच में, V और I के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑलवेज शोन बाय ओमिक कंडक्टर। ये हमेशा ओमिक कंडक्टर द्वारा ही शो होगा, बाकी कंडक्टर द्वारा शो नहीं होगा। ओमिक कंडक्टर ही सिर्फ V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा पाएंगे। दो तरह के एक्चुअली कंडक्टर होते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर, दो तरह के कंडक्टर होते हैं। देखो ओमिक कंडक्टर क्या है, विच फॉलोज, और यहां पर फॉलोज की जगह लिखो विच ओबेज ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे करता है वो है ओमिक कंडक्टर। विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो सब कहलाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, है ना? जैसे फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब यहां एग्जांपल में दे दें, ये जो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ता। ठीक है ना? फिलामेंट ऑफ बल्ब में। और ओमिक कंडक्टर के लिए तो भाई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितने भी मेटालिक वायर होते हैं, मेटालिक वायर, ठीक है, ये सब फॉलो करते हैं। ओमिक कंडक्टर में सारे के सारे मेटालिक वायर, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, है ना, सिल्वर,
कॉपर, ये सब के सब ओमिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है। फिलामेंट ऑफ बल्ब, डायोड, बल्ब एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। मतलब तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो हो सकता है करंट घट जाए। मतलब ये जो होते हैं ना, ये इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे ये V है और ये I है, इनके बीच का ग्राफ अगर हमको बनाना है तो ये ग्राफ हो सकता है ऐसे चला जाए, कर्विंग हो सकता है, आइदर ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ओमिक कंडक्टर्स हमेशा कैसे ग्राफ दिखाते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाते हैं। ओमिक कंडक्टर जो होता है वो हमेशा कैसा ग्राफ दिखाता है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाते हैं। जैसे वो इस तरह का ग्राफ दिखाएंगे, जैसे तुम्हारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, ये सब के सब कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाते हैं। और ये जो होते हैं वो कर्विंग ग्राफ दिखाना स्टार्ट करेंगे। तो ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर समझ में आया है, ओमिक किसको बोलते हैं, नॉन ओमिक किसको बोलते हैं, हाँ सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक मुझे लगता है। ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करें। ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा करंट घटेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, जो ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को, उनको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। मतलब V देखो यहाँ पर, देखो क्या हो रहा है, देखो V जो है धीरे 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 धीरे, देखो V यहाँ इतना गया, करंट इतना ज्यादा बढ़ गया, मतलब करंट ज्यादा बढ़ा और V जो है कम बढ़ा, देख रहे हो, V कम बढ़ा है, कम इसकी वैल्यू आई, लेकिन करंट की वैल्यू ज्यादा आ गई। फिर यहाँ पर पहुंचे तुम तो यहाँ पर देखो करंट बहुत ज्यादा हो गया और V की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ रही है। फिर यहाँ पर देखो तुम, ये तो करंट थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक करंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक करंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का गैप देखो कितना ज्यादा V बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत तेजी से बढ़ा लेकिन करंट उतना तेजी से नहीं बढ़ा, समझ रहे हो। तो V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जो भी बोलो तुम, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोलो, ये ज्यादा सही है। अब यहाँ देखो V जो है इतना और यहाँ पर करंट इतना, देख रहे हो करंट यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना ही बढ़ा है और V देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। फिर वो कंडीशन यहाँ पर देख लो तुम, यहाँ पर ये, फिर उसके बाद से अगर इस ग्राफ को मैं ऐसे लेकर के जाता, ऐसे लेकर के जाता ऐसे, तो यहाँ पे V ऐसे, देखो V बहुत कम बढ़ा है, V बहुत कम बढ़ा है, लेकिन करंट देखो यहाँ से सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, करंट ज्यादा हो गया। मतलब ये नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर एंड दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करे, जो ओम्स लॉ को ओबे करे, वो ओमिक कंडक्टर, और नॉन ओमिक कंडक्टर वो जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे। तो इतना मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओमिक कंडक्टर क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, सबको क्लियर है, ठीक है। सो विल डिस्कस अबाउट द, यू मस्ट हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बेसिस पे जो तुमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे V इक्वल्स टू आई आर पे, ये जो V इक्वल्स टू आई आर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, V बराबर आई आर, इस पे तुमको तमाम न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल्स को बनाने की तुम कोशिश करोगे, ओके। एंड द नेक्स्ट डे विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, विल डिस्कस अबाउट दैट टुमारो, ठीक है। तो सारे लोगों को समझ में आया, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, थैंक यू वेरी मच।